अरे शुभ लाभ। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पुणे में महा एफपीसी की 8वीं वार्षिक सम्मेलन में हुए शामिल। कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार गांव गरीब किसानों को आगे बढ़ाने के लिए कर रही है काम। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, धान की पराली के पैलेटाइजेशन की स्थापना के लिए दी जाएगी वित्तीय सहायता। दिशा निर्देश किए जारी। 50 करोड़ रुपए की राशि की गई निर्धारित। पराली जलाने की समस्या को समाप्त करने के लिए मिलकर काम करने पर दिया जोर। देश में करीब 1,30,000 मैट्रिक टन हो रहा है शहद उत्पादन। लाखों मधुमक्खी पालक किसानों को आय में हुई बढ़ोतरी। हजारों लोगों को मिल रहा है रोजगार। लगभग 800 करोड़ रुपए से ज्यादा शहद का हो रहा है निर्यात। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का सिलसिला जारी। प्रयागराज में भारी बारिश के कारण गंगा और यमुना नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के चलते निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। गोरखपुर में राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांव बाढ़ की चपेट में। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गांवों, गरीब किसानों के विकास और उनके जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी वैश्विक राजनीतिक मंच पर देश की साख बढ़ाने, मेक इंडिया का विस्तार करने, अपनी विरासत का संरक्षण करने और भारत माता को परम गौरव के शिखर पर ले जाने की दिशा में निरंतर प्रयासरत हैं। पीएम के नेतृत्व में असमानताओं को खत्म करने और गरीबों को मुख्य धारा में लाने की दिशा में योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया गया है। तोमर ने मुख्य अतिथि के रूप में पुणे में महाफार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की 8वीं वार्षिक सर्वसाधारण सभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। तोमर ने कहा कि किसी भी देश की विकास यात्रा तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक कि उस देश के गरीब लोग असमानता से मुक्त नहीं हो जाते। देश में भी यही स्थिति थी। लगभग आधी आबादी के पास बैंक खाते नहीं थे। करोड़ों परिवारों के पास ना शौचालय था, ना बिजली, ना रसोई में गैस सिलेंडर, न रहने के लिए घर। प्रधानमंत्री ने इन असमानताओं को दूर करने की पहल की। पीएम आवास योजना के तहत गरीबों के घर बन रहे हैं। हर परिवार के लिए शौचालय बन रहे हैं। जन धन खाते बनाए जा रहे हैं। सौभाग्य योजना के तहत बिजली पहुंचाई जा रही है। उज्ज्वला योजना के तहत हर घर में एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति की जा रही है और सभी तक खाद्यान्न पहुंचाया जा रहा है। वहीं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से गरीब परिवारों की लाखों बहनों को आजीविका प्रदान कर असमानताओं को दूर करने का कार्य किया जा रहा है। तोमर ने कहा कि 2015 में प्रधानमंत्री ने कहा था कि किसानों की आय दुगनी की जाएगी। इस लक्ष्य के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने एफपीओ और कृषि से जुड़े अन्य सभी संगठनों के साथ मिलकर काम किया, जिसका लाभ आज देश के किसानों को मिल रहा है। और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए कदम उठाने के लिए एक कार्यशाला की अध्यक्षता की। मंत्री ने धान की पराली पर आधारित पैलेटाइजेशन और टार फैक्शन संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए एक मुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा निर्देश जारी किए। ये संयंत्र एक बार स्थापित हो जाने के बाद आप प्रबंधित धान के भूसे के एक बड़े हिस्से का उपयोग करेंगे और फसल अवशेष जलाने एवं इसके परिणाम स्वरूप पैदा होने वाली वायु प्रदूषण की समस्या को हल करने में मदद करेंगे। इस कार्यशाला में अपने संबोधन के दौरान भूपेंद्र यादव ने कहा कि सरकार ने पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं और बड़ी मात्रा में धान की पराली का प्रबंधन अब प्राकृतिक रूप से और मानवीय हस्तक्षेप के प्रबंधन विकल्पों के माध्यम से किया जा रहा है। दिशा निर्देशों के माध्यम से उपयोग के लिए एक कोष तैयार करने के लिए 50 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। हमारी जो
इन सेतु क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट का विषय हो, दूसरा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का विषय हो अंडर सतत स्कीम, और डायरेक्शन हमारे जो थर्मल पावर प्लांट को हो इंडस्ट्री को बायोमास के यूज़ करने के लिए। तो सबसे बड़ा विषय ये आता था कि एक बार लोगों के ध्यान में आ जाए, क्योंकि इसको कट करने के लिए, फिर इसको सुखाने के लिए, फिर इसको पैलेट बनाने के लिए जो चारों प्रोसीडिंग है, तो हम चाहते थे कि जो नए हमारे कम से कम ग्रामीण क्षेत्र के जो एंटरप्रेन्योर हैं वो अपने ही जगहों पे इस यूनिट्स की स्थापना करें। इसलिए सीपीसीबी को हमने कहा कि आप एक विशेष ऐसा पायलट प्रोजेक्ट बनाइए, और वो पायलट प्रोजेक्ट लेके आए हैं। गाइडलाइन इश्यू हुई है, गाइडलाइन अभी नेट पे भी उपलब्ध हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्थक प्रयासों से देश में शहद उत्पादन के में कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। भारत में आज तकरीबन 1,30,000 मीट्रिक टन शहद उत्पादन के साथ लगभग लाखों मधुमक्खी पालक किसान इससे जुड़कर रोजगार ले रहे हैं। शहद उत्पादन पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की इस परियोजना के समन्वयक प्रोफेसर बलराज सिंह से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीठी क्रांति को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। भारत में शहद उत्पादन और उससे किसानों की आर्थिक तरक्की किस तरह होगी, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अखिल भारतीय मधुमक्खी पालन एवं परामर्श में सहायक अन्य कीट परियोजना के परियोजना समन्वयक डॉक्टर बलराज सिंह। सर, अगर बात करें मधुमक्खी पालन, प्रधानमंत्री ने इसे मीठी क्रांति की संज्ञा दी है। निश्चित तौर पर इससे किसान कहीं न कहीं आर्थिक रूप से समृद्ध और खुशहाल बन सकते हैं। ये क्रांति क्या है और आपकी परियोजना कब से चल रही है? अखिल भारतीय मधुमक्खी पालन एवं परागण में सहायक अन्य कीट परियोजना, इसकी शुरुआत 1980 में हुई थी, और इसमें हम आधारभूत रूप से अनुसंधान का कार्य करते हैं। और जहां तक आपने मीठी क्रांति की बात की, हाँ बिल्कुल, पिछले 2 दशकों में देश के अंदर में बहुत तरक्की जो है इस क्षेत्र में हुई है, मधुमक्खी पालन और शहद के उत्पादन को लेकर के। और अभी वर्तमान में केंद्र सरकार ने इसके ऊपर बहुत ही जोर दिया है। अगर बात करें मुख्य क्षेत्रों की, तो किन किन क्षेत्रों में इस पर शोध और अनुसंधान का कार्य चल रहा है? हमारी 2 पालतू प्रजातियां हैं मधुमक्खियों की, जो पूरी कृषि में परागण में बहुत ही महत्वपूर्ण परागण का कार्य करती है, सक्षम परागण करता है। एपिस मेलिफेरा, ये बाहर से आई हुई प्रजाति है, और दूसरी प्रजाति है हमारी खुद की हिंदुस्तानी प्रजाति इंडिजिनस जो है, वो है एपिस सेराना इंडिका। 2 प्रजातियों को हम पालतू मधुमक्खी पालने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इनका अच्छा जेनेटिक स्टॉक, जो क्वींस होती हैं, जो रानी मधुमक्खी है, उनका अच्छा आनुवांशिक गुणवत्ता युक्त जो है ना स्टॉक कैसे हम बी कीपर्स को, बी ब्रीडर्स को दें, एक तो ये बात है। दूसरी हमारा जो काम है नॉन एपिस पॉलिनेटर्स, ये जरूरी नहीं कि भाई ये सारी जो है ना एपिस सेराना इंडिका और एपिस मेलिफेराई पॉलिनेशन का काम करती हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारी और भी प्रजातियां हैं जिनको हम उनके संरक्षण का काम कर रहे हैं। उसमें बम्बल बीज हैं, इंडिजिनस बम्बल बीज है, हिमालयन रीजन से हमारा एक केंद्र सोलन में बहुत ही अग्रणी रूप से काम कर रहा है। उसके अलावा स्टिंगलेस बीज हैं, कारपेंटर बीज हैं जिनको हम जाइलोकोपा बोलते हैं, सिरफिड फ्लाइज हैं, लीफ कटर बीज हैं, इनके ऊपर भी हम महत्वपूर्ण रूप से काम कर रहे हैं। फिर तीसरी बात आती है कि हम जो है इसके अंदर पॉलिनेशन एफिशिएंसी, कैसे ये फसलों में कितनी मात्रा में कितनी मधुमक्खियां चाहिए, कितने बॉक्सेस चाहिए, किस फसल के लिए कब इंट्रोड्यूस करने हैं, वो सारा काम हम अनुसंधान का इसके ऊपर कर रहे हैं। ये परियोजना बीते 4 दशक से चल रही है, और पिछले 2 दशक की अगर बात करें, क्रांतिकारी बदलाव इसमें आया है, और बीते 3 साल में भी आपने बहुत सारा रिवोल्यूशनरी काम किया है। किस तरह की स्थिति वर्तमान में देखते हैं? अगर मैं 2000 की बात करूं तो 2000 के अंतर्गत हमारे देश में शहद का उत्पादन कुल मैं आपको बता दूं 10,000 मीट्रिक टन था, और इस साल वो बढ़कर के 1,30,000 मीट्रिक टन से ज़्यादा हो गया है। और इस साल हमारा जो निर्यात है वो लगभग 60% निर्यात है, और 800 करोड़ के लगभग का हमारा देश से निर्यात है इसमें। और अभी वर्तमान में हमारे देश में 2.5 लाख के लगभग मधुमक्खी पालक हैं, और वो 32 से 35 लाख जो बी बॉक्सेज हैं उनको लिए हुए हैं, उनको पालतू रूप में अपनाए हुए हैं। और ये संख्या घटती बढ़ती रहती है, सर्दी में बढ़ जाते हैं, गर्मी में जब कोई ऐसी परिस्थितियां विपरीत होती हैं तो घट जाती हैं। तो लगातार इसमें बढ़ावा हो रहा है। प्रधानमंत्री ने मीठी क्रांति को बढ़ावा देने के लिए, इसमें रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कई तरह के वित्तीय प्रावधान भी किए हैं, और भविष्य में इसकी संभावनाएं बढ़ने वाली भी है। आप इस परियोजना को देख रहे हैं, तो किस तरह ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार का एक बहुत बड़ा विकल्प बन सकती है? इसमें यह जरूरी नहीं है कि किसी के पास जमीन हो, इसमें भूमिहीन भी कोई युवा है, गांव में होते हैं जिनके पास जमीन नहीं होती, इसके लिए जमीन की आवश्यकता नहीं है, तो वो भी मधुमक्खी पालन कर सकता है। और साथ साथ एफपीओ
सरकार का, केंद्र सरकार बहुत जोर है, तो मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में भी एफपीओ बनाए जा सकते हैं। और इसके अतिरिक्त मैं तो ये कहूँगा कि यूरोप के देशों में और जो विकसित देश हैं उनमें जो है मधुमक्खी पालन सिर्फ ये शहद के लिए या बाय प्रोडक्ट्स के लिए नहीं होता, वहाँ पे पॉलिनेशन सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। तो हमारे देश में भी अब आगे हम कस्टम हायरिंग या पॉलिनेशन सर्विसेज के रूप में इसमें देखते हैं। शहद का निर्यात काफी मात्रा में बढ़ रहा है, सरकार के प्रयास भी सार्थक हुए हैं और आपके जो प्रयास है उससे सरकार ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। लगभग 800 करोड़ का शहद जितना भी उत्पादन है उसका 50 से 60% हमारा निर्यात है विभिन्न क्षेत्रों में, खाड़ी के देशों में, यूरोपियन देशों में, अमेरिका तक हमारा शहद जा रहा है। शहद और मधुमक्खी पालन से जुड़े जो इनके अवशेष हैं, इनका जो बाय प्रोडक्ट है, उनका भी औषधीय महत्व, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा लाभ और कम लागत, इसको किस तरह देखते हैं? बिल्कुल, देखिए कि शहद का क्या है कि जैसे हम अगर कोई चीनी का इस्तेमाल करते हैं तो वो सुक्रोज फॉर्म में है, लेकिन जब वो शहद बन जाता है तो वो उसका फ्रक्टोज फॉर्म हो जाता है, जो हम फलों से अक्सर प्राप्त करते हैं, ऐसी चीनी जो फलों में होती है, मिठास। तो इसके अलावा दूसरे बाय प्रोडक्ट्स हैं, वेनम का, इसके विष का, कितनी चीज़ों में, गठिया आपके जो रोग हैं, जोड़ों के दर्द हैं, और बहुत सारे क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल है। रॉयल जेली का भी बड़ा इस्तेमाल है। इसके अलावा अब प्राकृतिक शहद, इसकी बात कर रहे हैं, मोम की बात कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी कई बार इस पर बोल चुके हैं, तो इसका भी महत्व आगे बढ़ रहा है। अगर कोई युवा मधुमक्खी पालन करना चाहे तो उसको क्या करना चाहिए, कहाँ से जानकारी ले सकता है और उसको सरकार की तरफ से क्या वित्तीय मदद मिल सकती है? पहला काम है प्रशिक्षण लेना। 5 से 7 दिन की जब ट्रेनिंग हो जाएगी, उसका जो प्रमाण पत्र मिलेगा, उसके आधार पे वो मधुमक्खी पालन का काम आगे शुरू कर सकता है। फिर वो योजनाओं का फायदा, अनुदान, एक मुश्त शायद 40% अनुदान जो है पूरे देश में राज्य सरकारों की मार्फत मधुमक्खी पालन में दिया जाता है। तो इस प्रकार से जब वो हो जाएगा, फिर उसके बाद आती है कब शुरू करें। तो नॉर्मली हम आमतौर पर कहते हैं अगर भाई अक्टूबर-नवंबर का महीना बेस्ट है मधुमक्खी पालन की शुरुआत करने के लिए। तो ये अखिल भारतीय मौन पालन एवं परागण में सहायक कीट परियोजना के समन्वयक डॉक्टर बलराज, जिनका मानना है कि शहद पालन के जरिए एक और जहां देश में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शहद का निर्यात कर विदेशी मुद्रा अर्जित करने के साथ साथ किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने के विकल्प भी बढ़ाए जा रहे हैं। मेरे सहयोगी कैमरामैन कुलदीप के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अगली खबर हरियाणा से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद को सुलझाने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ चंडीगढ़ में बैठक की। दोनों राज्यों को 15 अक्टूबर को कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करना है। ये बैठक सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश की वजह से हो रही है। इस बैठक के बाद दोनों राज्य अपने जवाब तैयार करेंगे जो उन्हें कोर्ट में दाखिल करने होंगे। दोनों राज्यों द्वारा दिए जाने वाले जवाब से ही तय होगा कि मामला किस दिशा में आगे बढ़ेगा। आंध्र प्रदेश का रुख करते हैं। आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के तनुक शहर में किसानों की महापदयात्रा और नागरिक आपूर्ति मंत्री कुरुमरी वेंकट नागेश्वर राव की रैली के बाद हल्का तनाव देखा गया, जो राज्य सरकार की 3 राजधानियों की योजना के पक्ष में निकाली गई थी। अमरावती को आंध्र प्रदेश के एकमात्र राजधानी बनाने की मांग को लेकर किसानों ने अमरावती के आरासवल्ली तक वॉकथन निकाला। स्थिति तनावपूर्ण होने पर पुलिस ने व्यवस्था की और दोनों पक्षों को वहां से भगा दिया। पश्चिम गोदावरी जिले में महापदयात्रा के अंतिम दिन भारी तनाव के बीच भी किसानों ने यात्रा आयोजित की। तीनों राजधानियों के समर्थन में वैकपा नेताओं ने काले गुब्बारे और तख्तियां दिखाकर नारेबाजी की। एक समय तो स्थिति बहुत तनावपूर्ण हो गई थी। बहुत सारी भड़काऊ हरकतों के बावजूद भी किसानों ने अपना आपा नहीं खोया। तनाव के बीच अमरावती के किसानों की महापदयात्रा का 31वां दिन गुजर गया। पश्चिम गोदावरी जिले के वेलपुर में यात्रा शुरू होने से पहले पुलिस ने प्रतिबंध लगा दिया था और शर्त रखी थी कि डीजे वाले वाहन नहीं होंगे और आतिशबाजी की भी इजाजत नहीं होगी। इसी दौरान पुलिस और अमरावती यूनाइटेड एक्शन कमेटी के नेताओं के बीच बहस भी हुई। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में कई दिनों से जमकर बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण सड़कों पर पानी भरा हुआ है और शहर में बाढ़ जैसे हालात हैं। वहीं निचले इलाकों में पानी घरों में भी घुस गया है, जिससे पानी में घर डूब गए हैं, जिससे लोगों का जीवन भी काफी अस्त व्यस्त हो गया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रशासन द्वारा राहत एवं बचाव कार्य जारी है। बाढ़ के पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है।
इस बीच उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी भारी बारिश का सिलसिला जारी है। कई गांवों में पानी घुस गया है तो कहीं नदियां उफान पर हैं। वहीं कई नदी किनारे बसी बस्तियां पानी में डूब गई हैं। प्रशासन भी राहत और बचाव के काम में जुटा हुआ है। जगह जगह लोगों को राहत सामग्री बांटी जा रही है। प्रयागराज में भारी बारिश के कारण गंगा और यमुना नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के चलते निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति देखी जा रही है। वहीं अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उधर गोरखपुर में भारी बारिश के कारण राप्ती नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है, जिससे बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बीते कई दिनों से राप्ती नदी के बढ़ते जलस्तर ने कई गांवों को बाढ़ की चपेट में ले लिया है। राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से जनपद के करीब 160 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। ऐसे में लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। राप्ती नदी के किनारे बसे शेरगढ़ गाँव बाढ़ के पानी से चारों तरफ से घिर चुका है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैनपियरगंज में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर राहत सामग्री वितरित की। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने इस बाढ़ की पीड़ा को झेला है, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए शासन स्तर से भरपूर सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि आवास क्षतिग्रस्त होने पर 1,20,000 रुपए, दुर्भाग्य से अगर आपदा में किसी की मृत्यु होती है तो उनके परिवार को 4 लाख रुपए और अंग भंग होने की स्थिति में 2.5 लाख रुपए तक की मदद उस परिवार को की जाएगी। किसी का घर क्षतिग्रस्त हो गया है, पूरी तरह समाप्त हो गया है, तो ग्रामीण क्षेत्र में उसे मुख्यमंत्री आवास योजना में 1,20,000 रुपए की सहायता तत्काल उपलब्ध करवाने की व्यवस्था हो, या उसे आवास उपलब्ध करवाया जाए। किसी की दुर्भाग्य से मौत हो जाए आपदा के कारण, 4 लाख की सहायता उस पीड़ित परिवार को उपलब्ध करवाया जाए। अंग भंग होने पर 75,000 से 2.5 लाख रुपए तक की सहायता उस परिवार को उपलब्ध करवाने की व्यवस्था। उपचार के लिए पशु हानि में भी व्यवस्था की गई है और फसलों की हानि का भी आकलन करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे अविलंब हर किसान को पर्याप्त मात्रा में हम मुआवजा भी उपलब्ध करवा सकें। आपदा के इस समय में पूरी सरकार आप सबके साथ में है। और किसानों के लिए अच्छी खबर यह है कि अब चाहे सूखा पड़े या ज्यादा बारिश हो, अब किसानों को चिंता नहीं रही। जिन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसल का बीमा कराया हुआ है, इस योजना का लाभ अब दूरस्थ किसानों को मिल रहा है। देखिए मध्य प्रदेश के आकांक्षी जिले खंडवा से एक ग्राउंड रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के आकांक्षी जिलों में शामिल खंडवा जिले के इन किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिलने से अब उन्हें प्रकृति की मार की चिंता काफी हद तक कम हो गई है। अब इन अन्नदाताओं को किसी भी प्राकृतिक आपदा में इस बात की चिंता नहीं है कि अगर फसल खराब हो जाए तो उनके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। अपनी फसलों का बीमा कराने वाले ये किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से काफी खुश हैं। मेरी फसल खराब हो गई, मेरे फसल बीमा भी मिला। प्रधानमंत्री की योजना बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी है। फसल बीमा का मुआवजा लाभ मिलता है हमको, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। जो बीमा योजना मोदी जी की चल रही है, उसमें सबों को बहुत फायदा हो रहा है। इस योजना से सभी किसानों को अच्छा लाभ मिलता है और जो भी फसल खराब होती है उसका भी बीमा और किसानों को दिया जाता है और हमें भी मिला है। मुझे मोदी जी की सभी योजनाएं अच्छी लगी। ये बीमा योजना भी अच्छी है और पहले जो भी सरकारें थी उनसे कुछ भी लाभ नहीं मिला और आने वाले समय में भी शायद हो सकता है हमेशा लाभ मिलेगा मोदी जी की सरकार में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खंडवा जिले के 55,553 किसानों को 32 करोड़ 64 लाख रुपए की राशि फसल बीमा क्लेम के रूप में ऑनलाइन ट्रांसफर की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने करोड़ों किसानों को विपदा के समय में बीमा राशि का लाभ देकर संबल प्रदान किया है। वहीं मेरी पॉलिसी मेरे हाथ योजना ने इन किसानों को यह विश्वास भी दिलाया है कि उनके फसल का बीमा हुआ है और विपदा में ये पॉलिसी उनके काम आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
और आइए बात करेंगे मंडी भाव की। देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों में भाव। कृषि उपज मंडियों में धान की आवक बनी हुई है। गुरुवार को उत्तर प्रदेश की वजीरगंज और केरल की पुल्लेपल्ली मंडी में धान के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ, जबकि अलीगढ़ मंडी में इस दौरान धान के भाव में तेजी देखने को मिली। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार केरल की पुल्लेपल्ली मंडी में 12 अक्टूबर को धान का भाव रहा 2150 रूपए। 13 अक्टूबर को इसके भाव में 200 रूपए की गिरावट आई और भाव हो गया 1950 रूपए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान शरबती धान के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। 12 अक्टूबर को यहां धान का भाव था 2380 रूपए। 13 अक्टूबर को इसके सौदे 10 रूपए चढ़कर 2390 रूपए पर हुए। हालांकि राज्य की ही वजीरगंज मंडी में 12 अक्टूबर को शरबती धान का भाव रहा 2270 रूपए। 13 अक्टूबर को इसके सौदे 10 रूपए लुढ़क कर 2260 रूपए पर हुए। भारत दुनिया के सबसे बड़े चावल निर्यातकों में से एक है। वैश्विक बाजार में भारतीय चावल का दबदबा बना हुआ है। भारत दूसरे देशों के मुकाबले अच्छी गुणवत्ता और सस्ता चावल वैश्विक बाजार में उपलब्ध कराता है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय चावल की मांग लगातार बढ़ रही है। एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत ने साल 2022 में अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान करीब 73,20,227 टन कुल चावल का निर्यात किया है। बासमती चावल के निर्यात पर नजर डालें तो साल 2022 में अप्रैल से जुलाई के बीच बासमती चावल के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। बीते 4 महीने के दौरान बासमती चावल का निर्यात 15,05,739 टन का हुआ है, जो बीते साल इस दौरान 14,30,472 टन रहा था। वहीं बात गैर बासमती चावल के निर्यात की करें तो साल 2022 में अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान देश से होने वाला गैर बासमती चावल का निर्यात बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। एपीडा के मुताबिक गैर बासमती चावल के निर्यात में 5,28,958 टन की बढ़ोतरी देखने को मिली है। साल 2022 में बीते 4 महीने के दौरान देश से गैर बासमती चावल का निर्यात 58,14,488 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात महज 52,85,530 टन का हुआ था। भारत चावल का निर्यात अफ्रीका और एशियाई देशों के अलावा दूसरे कई देशों में करता है। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों बाजरे की आवक सामान्य है। गुरुवार को गुजरात की जम्बूसर और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में बाजरे के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं लालसोट मंडी में नरमी देखने को मिली, जबकि मोहम्मदाबाद और सूरतगढ़ मंडी में इस दौरान बाजरे के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की जम्बूसर मंडी में 12 अक्टूबर को बाजरे का भाव रहा 1,900 रूपए। 13 अक्टूबर को इसके भाव में 300 रूपए का उछाल आया। और बात करेंगे मौसमी खेती की। किसान कैसे रख सकते हैं अपनी खेती का ख्याल, आइए जानते हैं। बिहार में धान के खेत की देखभाल करें। धान के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। किसान सरसों की बुआई के लिए नर्सरी तैयार कर सकते हैं। यहाँ फूल गोभी की बुआई करते रहे। इसी तरह पत्ता गोभी भी बोए। बिहार में गन्ने और तिल की बुआई करें, साथ ही मटर और धनिये की बुआई कर सकते हैं। इस समय नींबू में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में नींबू में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। अभी लहसुन की बुआई कर ले। इसके अलावा बिहार में सूरजमुखी और सरसों भी बोए। यहीं के किसान मेथी और राजमा की बुआई कर सकते हैं। झारखंड में प्याज की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। किसान धान की कटाई करें। अभी धान में कीट लगने की संभावना हो सकती है। ऐसे में धान में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। यहीं आलू की रुपाई कर ले। आलू में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव करें। साथ ही चने के खेत से खरपतवार निकालें। इस समय तोरई की बुआई करें। झारखंड में फूल गोभी और पत्ता गोभी की रुपाई करते रहें। वहीं अरहर में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का प्रयोग कर ले। किसान मटर के खेत में भी कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। शलजम को वैसे तो सभी तरह की मिट्टी में बोया जा सकता है, लेकिन दोमट मिट्टी सबसे उत्तम होती है। शलजम के खेत से जल निकासी की समुचित व्यवस्था जरूरी है। पूसा कंचन
पूसा श्वेता और पंजाब श्वेत। पूसा स्वर्णिमा और स्नोबॉल इसकी प्रमुख किस्में हैं। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 3 से 4 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। बुआई कतारों में करें, लेकिन बरसात के मौसम में मेड़ों पर लगाना ज्यादा अच्छा रहेगा। कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर यानी 1.5 से 2.5 हाथ रखें, जबकि बीज से बीज की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर यानी आधे से पौना हाथ। बुआई के 8 से 10 दिन बाद पहली सिंचाई करें। उसके बाद जरूरत पड़ने पर 10 से 12 दिन के अंतराल पर पानी देते रहें। बोने के 25 से 30 दिन बाद मिट्टी चढ़ा दें। इसकी 2 से 3 निराई और गुड़ाई करनी पड़ती है। शलजम में व्हाइट रस्ट, सर्कोस्पोरा, पीला रोग, ऑल्टरनेरिया और पर्ण अंगमारी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। शलजम में माहू, मूंगी, बालदार कीड़ा, सुंडी, आरा मक्खी और डायमंड बैक मोथ जैसे कीट भी हमला कर सकते हैं। और अब कुछ और खबरें खास खबर में। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के खिलाफ दर्ज एफआईआर मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। केंद्रीय एजेंसी ने दिल्ली में करीब 25 से ज्यादा ठिकानों पर छापे मारे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गुजरात चुनाव से पहले कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता गुजरात में राजनीति चमकाने के लिए प्रधानमंत्री के खिलाफ निजी आरोपों का सहारा ले रही हैं। देश के 6 राज्यों में विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 30 नवंबर को देश में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर बीजेपी ने एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया। ये कार्यशाला बीजेपी के देश भर में राज्य कार्यालयों के प्रभारी और कार्यालय मंत्रियों के लिए आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू असम के दौरे पर है। शुक्रवार की सुबह उन्होंने कामाख्या मंदिर जाकर दर्शन किए। 108 शक्तिपीठों में से एक कामाख्या मंदिर में राष्ट्रपति ने पूजा अर्चना की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ गुजरात के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति ने साबरमती आश्रम का दौरा किया। उन्होंने साबरमती आश्रम प्रिजर्वेशन एंड मेमोरियल ट्रस्ट में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। जयपुर में 3 दिवसीय 5वीं साउथ एशियन जियो साइंस कॉन्फ्रेंस जियो इंडिया 2022 का शुभारंभ। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस व शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। नई दिल्ली के छतरपुर में 14 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक दिव्यांग युवाओं के लिए एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस कला प्रदर्शनी द्वारा लगभग 47 कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मिलेगा मौका। भारतीय सेना की स्ट्राइकिंग लाइन डिवीजन की टुकड़ियों ने भूस्खलन के बाद उत्तरी सिक्किम के लाचुंग में फंसे महिलाओं और बच्चों सहित 550 पर्यटकों को सहायता प्रदान की। इस दौरान पर्यटकों को चिकित्सा सहायता और भोजन प्रदान किया गया। बीएसएफ जवानों ने गुरदासपुर में सीमा पर उड़ रहे पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तानी ड्रोन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारतीय क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिसके लिए सीमा पर बीएसएफ के जवान पूरी तरह से अलर्ट हैं। इसी के साथ ही हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।